Welcome to all of you. Today we are going to discuss questions based on rate of decreasing or increasing या rate of change of variables, जो राशियां होती हैं, rate of change in quantities, इनके बारे में हम लोगों को पढ़ना है। किस तरीके से राशियों में परिवर्तन की दर होती है उसको हम लोगों को समझना है। हम लोगों ने कॉन्सेप्ट समझ लिए थे, क्वेश्चंस भी कर लिए थे। आज हम लोगों को उसी सीरीज को आगे कंटिन्यू रखते हुए क्वेश्चंस को देखना है। सभी लोग देखिए ध्यान से। आज का पहला क्वेश्चन है, पहले हिंदी वाले समझें। किसी आयत की लंबाई x 3 सेंटीमीटर प्रति मिनट की दर से घट रही है। क्वेश्चन ने कहा, ध्यान पूर्वक समझिए, किसी आयत की लंबाई x, लंबाई को x से डिनोट किया गया, 3 सेंटीमीटर प्रति मिनट की दर से घट रही है तथा चौड़ाई y, चौड़ाई को y से रिप्रेजेंट किया गया, चौड़ाई y 2 सेंटीमीटर प्रति मिनट की दर से बढ़ रही है। जब x बराबर 10 सेंटीमीटर व y बराबर 6 सेंटीमीटर है तब आयत का परिमाप और क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर ज्ञात करें। ये हिंदी मीडियम का था। अब जरा इंग्लिश वाले समझे क्या लिखा है। द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज डिक्रीजिंग, और लेंथ को उन्होंने x से दिखाया है। द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल x, जिसके बारे में बताया गया है, इज डिक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर पर मिनट। ये एंड ब्रेथ, जिसको चौड़ाई कहा गया, एंड ब्रेथ y, ब्रेथ को y बोल दिया है इन्होंने, ब्रेथ y इज इंक्रीजिंग एट रेट 2 सेंटीमीटर पर मिनट। आपसे क्वेश्चन ने कहा नंबर 1, रेट ऑफ चेंज इन पेरीमीटर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समझिएगा ध्यान से। और नंबर 2 पर आपको बताना है रेट ऑफ चेंज इन एरिया, जबकि आपको 2 वैल्यू दी हैं, वेयर x इज इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर एंड y इज इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर। ये आपके सामने पूरा क्वेश्चन रखा हुआ है। ऐसे ही क्वेश्चन आएगा पूरा का पूरा। देखिए फिर समझिए, बिल्कुल जल्दीबाजी मत करिए, रिलैक्स होकर समझने का प्रयास करिए। पहले क्वेश्चन को पढ़िए और ये एनालाइज करिए क्या क्या चीजें आपको दी हैं। देखिए लिखा है द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, मतलब आयत की लंबाई, जिसको x से डिनोट किया गया है। ये लेंथ x यहां पर है, ठीक है। द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल x इज डिक्रीजिंग, डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग 2 वर्ड मैंने बताए थे। एसेलरेशन जो होता है वो इंक्रीज होता है तो पॉजिटिव साइन आता था, और रिटार्डेशन जो मंदन होता था वो डिक्रीजिंग आता था तो वहां पर माइनस साइन आता था। डिक्रीजिंग एट रेट, किस हिसाब से, एट रेट 3 सेंटीमीटर पर मिनट, एंड ब्रेथ, जिसको y से बोला गया, चौड़ाई, इज इंक्रीजिंग, वो बढ़ रही है, एट रेट 2 सेंटीमीटर पर मिनट। रेट ऑफ चेंज इन पेरीमीटर एंड रेट ऑफ चेंज इन एरिया, ये चीज हमको निकालनी है। तो क्वेश्चन करने के तरीके वही है। देखिए सबसे पहले हम लोग लिखेंगे गिवन, क्या बात हमको पता है। सबसे पहली बात पता है लेंथ में रेट ऑफ चेंज, और जैसे ही रेट आ गया और यहां देखिए क्या लिखा है 3 सेंटीमीटर पर मिनट, इसका मतलब ये dx अपॉन dt लिखा है और 3 सेंटीमीटर पर मिनट है और माइनस साइन के साथ है। क्यों? क्योंकि ये डिक्रीज हो रहा है, तो इसको आपने लिख लिया -3 सेंटीमीटर पर मिनट। ऐसे इस चीज में किसी को कोई दिक्कत नहीं। उसने डिक्रीजिंग कहा था इसलिए माइनस साइन कर दिया। 3 क्वेश्चन ने कहा सेंटीमीटर पर मिनट भी कहा, तो सेंटीमीटर में इसकी क्या है लेंथ, तो x, और मिनट मतलब टाइम तो हो गया t, क्योंकि जो आयत की लंबाई या चौड़ाई वो समय के सापेक्ष घट या बढ़ रही है, क्वेश्चन ने कहा। और यहाँ पे डिक्रीजिंग कह रहा घटाने के लिए, तो माइनस साइन लगा दिया। बहुत आसान सी बात। अब इसके बाद अगला टर्म क्या है, एंड ब्रेथ y, जो y है उसके लिए उसने बोला dy बाई dt या ddt ऑफ y, समय के सापेक्ष with the respect of time breadth is increasing। हमारी
जो ब्रेथ है वो इंक्रीज हो रही है, इसका मतलब ये पॉजिटिव साइन के साथ आएगी, और ये है 2 सेंटीमीटर पर मिनट। ये भी आपको क्वेश्चन ने दिया था। ये दो बातें दी हैं और हमने लिख लिया। इसके साथ साथ और क्या दिया है, वेयर एक्स इक्वल टू 10 एंड वाई इक्वल टू 6, ये भी जानकारी दी है। एक्स इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, इसको आपने लेंथ कहा था, और ब्रेथ y इज इक्वल्स टू, ये 10 है और ये है आपकी 6, ये है 6 सेंटीमीटर। इतनी जानकारी जो जो क्वेश्चन में दी थी उसको पहले हमने आराम से रिलैक्स होकर फाइंड आउट कर लिया और उसको यहाँ पे रख दिया। अब इसके बाद एक एक काम करते हैं सॉल्यूशन पे। देखिए सबसे पहले क्या क्या निकालना है। कह रहा रेट ऑफ चेंज इन पेरीमीटर, पेरीमीटर का मतलब होता है परिमाप। कह रहा है परिमाप में परिवर्तन की दर आप बता दीजिए। तो रेट ऑफ चेंज इन पेरीमीटर, जब हमें पेरीमीटर में रेट ऑफ चेंज निकालना है तो आपको पता है कि आयत का परिमाप, इसको पेरीमीटर को बोल दिया गया परिमाप। हमको ये बात अच्छे से पता है कि जो आयत का परिमाप होता है वो 2 गुणे लंबाई धन चौड़ाई होती है, इस चीज में किसी को कोई दिक्कत नहीं। 2 ब्रैकेट एल प्लस बी, ये हमारे आयत का परिमाप होता है। अब हमको इसी में चेंजमेंट चाहिए, इसका मतलब जो बात चाहिए वो ऐसी चाहिए, डीपी बाई डी। याद होगा सबसे पहले दिन, अगर परिमाप में चाहिए तो डीपी बाई डी, एरिया में चाहिए तो डीए बाई डी, वॉल्यूम में चाहिए तो डीवी बाई डी, बताया गया था। तो यही क्वेश्चन कह रहा है कि आप डीपी बाई डी को बता दो, फाइंड आउट कर दो। ये क्वेश्चन मार्क, यही चीज हमको पता करनी है। तो आपको यहां पता चल गया P इज इक्वल्स टू 2। अब यहां लेंथ का काम कौन कर रहा है, x, ये सवाल ने कहा था तो हमको x लेना पड़ा। वृत्त का काम कौन कर रहा है, y, तो हमने रख दिया y। ये आपका फॉर्मूला बन गया परिमाप मतलब पेरीमीटर, P इज इक्वल्स टू 2 लेंथ प्लस वृत्त। अब हमको रेट ऑफ चेंज निकालना है तो आपने लिखा डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन किया, p का करने चले तो आपको मिलेगा dp बाई dt इज इक्वल टू 2 कॉन्स्टेंट, इसको बाहर रखा, डिफरेंशिएशन जाएगा x के पास तो ये करेगा dx बाई dt, या डी डी टी ऑफ x बोलते, बोलने का सही तरीका वही होता है, डी डी टी ऑफ x, t के सापेक्ष x का अवकलन, या रेट ऑफ चेंज इन x विद रिस्पेक्ट टू टाइम। लेकिन जल्दीबाजी में या बोलचाल की भाषा को आसान करने के लिए dx अपॉन dt बोल देते हैं, लेकिन होता है ये डी डी टी ऑफ x, और ये बात अवकलन में अच्छे से क्लियर की जा चुकी। अब इसके आगे देखिए, dp बाई dt इज इक्वल टू, इसी स्टेप्स को आगे देखिए, 2, देखिए ये वैल्यू पता है क्या हमको, हाँ ये वैल्यू पता है, क्वेश्चन ने दी थी -3, तो आपने रख दिया -3, प्लस dy वाली वैल्यू देखो ये पता है प्लस का 2, तो आपने रख दिया प्लस का 2। इसको अगर आप फाइनली सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, इसको अगर हम फाइनल सॉल्व करेंगे तो आएगा -3 प्लस 2 दैट इज -1, -1 इंटू 2 दैट इज -2। इसका मतलब ये आ गया -2, और पेरीमीटर होता है सेंटीमीटर में, तो हो गया सेंटीमीटर पर मिनट। आपके सामने आ गया पेरीमीटर -2 सेंटीमीटर पर मिनट, और जैसे ही माइनस साइन आया इसका मतलब है पेरीमीटर इज डिक्रीजिंग। ऐसे आपको लिख लेना है परिमाप घट रहा है, परिमाप -2 सेंटीमीटर प्रति मिनट की दर से घटेगा। हिंदी वाले ऐसे लिख लेंगे, अपने हिसाब से आप लैंग्वेज बना लेंगे। अगर आप इंग्लिश में लिख लेंगे तो कोई गलती नहीं, कोई गलत नहीं कर देगा, सब सही है। परिमाप -2 सेंटीमीटर पर मिनट की दर से घटेगा। यहां तक देख लीजिए, किसी को कोई दिक्कत हो तो निसंकोच पूछ लीजिए, फिर इसका अगला वाला पार्ट करते, रेट ऑफ चेंज इन इट्स एरिया। जल्दी से देखिए, चलिए किसी को कोई दिक्कत नहीं, अगला देखिए।
इसके बाद नंबर 2 पे हमको निकालना है रेट ऑफ चेंज इन इट्स एरिया, रेट ऑफ चेंज इन एरिया। तो एरिया के लिए पहले हमको एरिया ऑफ रेक्टेंगल पता होना चाहिए। हमको पता है कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल आयत का आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। एरिया का मतलब आयत का क्षेत्रफल। ऐसे क्षेत्रफल को ए से रिप्रेजेंट करते हैं। ए इक्वल टू लेंथ यहां पर कौन थी, एक्स, और ब्रेथ क्या थी, वाई। तो आपने इसको ऐसे लिख लिया, ए इज इक्वल टू एक्स इंटू वाई। किसी को कोई भी दिक्कत नहीं। अब इसके आगे देखिए, टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी। टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करिए। डिफरेंशिएशन ए के लिए होगा तो डी ए अपॉन डी टी। यही तो चाहिए था क्वेश्चन में, रेट ऑफ चेंज इन एरिया, तो डी ए अपॉन डी टी चाहिए। इक्वल्स टू, अब देखिए यहां पर दो चीजें दी, एक्स और वाई। अब यहां पर दोनों के ही रिस्पेक्ट में पहले दूसरे वाला अवकलन हमको यहां लेट करना पड़ेगा, पहला लिख के दूसरे का। क्यों, इसके पीछे वजह है, क्योंकि सवाल में हमको dx अपॉन dt भी दिया है जो माइनस का 3 दिया था, और हमको dy बाई dt या dt t ऑफ y भी दिया है जिसको 2 बोल दिया है प्लस का। ये दिया है कि नहीं वैल्यू, -3 -2। इसका मतलब इसका भी यूज होगा, x का भी t के सापेक्ष अवकलन किया गया, y का भी t के सापेक्ष अवकलन किया गया। डिफरेंशिएशन ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू t भी हुआ है और डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू t हुआ है। इसका मतलब यहां पर पहला दूसरा तो लगाना ही पड़ेगा, पहला लिख के दूसरे का प्लस दूसरा लिख के पहले का। ये चीज यहां पर क्यों बताई, याद होगा कल एक क्वेश्चन था जहां पर इसको हम लोग कांस्टेंट लेट कर रहे थे, जहां पर बेलनाकार वाला था, सिलेंड्रिकल वेसल था, जहां पर राइस फिल कर रहे थे, तो वहां पर एक्स को हम लोगों ने कांस्टेंट लेट कर लिया था क्योंकि क्वेश्चन ने कहा था कांस्टेंट। यहां पर कहा नहीं है तो आपको एक्स और वाई दोनों को करना पड़ेगा। देखिए पहला लिख के दूसरे का, तो फर्स्ट डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, ये प्रोसेस आपने लिख लिया। इसके बाद dA बाई डी टी इज इक्वल्स टू एक्स की वैल्यू, क्वेश्चन में दिए एक्स की वैल्यू 10, तो 10 इंटू डी वाई बाई डी टी की वैल्यू +2, तो 2 लिख दिया, प्लस वाई की वैल्यू आपको दी है क्वेश्चन में 6, तो वाई की जगह रख दिया 6, इंटू डी एक्स बाई डी टी मतलब लिखा है -3। इसको अगर आप फाइनली सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 10 2 जा 20 -18 dA बाई डी टी, फाइनल निकलेगा 2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट। किसी को कोई दिक्कत नहीं, आता बहुत आसान सी बात थी। 10 2 जा 20, 6 3 जा 18, माइनस का 20 में 18 जाएगा, 2 आएगा, पॉजिटिव आएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट। स्क्वायर क्यों लगाया, क्योंकि एरिया हमेशा स्क्वायर में होता है, मिनट क्यों, क्योंकि टाइम था। अब आपको यहां पर लिख देना है कि एरिया इज इंक्रीजिंग, या क्षेत्रफल बढ़ रहा है। एरिया इज इंक्रीजिंग एट द रेट 2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट। यही आपका फाइनल आंसर होता है। देख लीजिए, किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए, सभी को आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं। देखिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, पहले पढ़ रहे हैं, हिंदी वाले लोग सुन लेंगे। किसी उत्पाद की x इकाइयों को विक्रय से प्राप्त कुल आय रुपए में RX, R मतलब रुपीज, इन द टर्म्स ऑफ x, एक इक्वेशन दी है 3x स्क्वायर प्लस 36x प्लस 5। जब x बराबर 5 तो सीमांत आय, सीमांत आय को बोला गया मार्जिनल रेवेन्यू इंग्लिश में, से हमारा अभिप्राय। क्वेश्चन ने कहा कि आप मार्जिनल रेवेन्यू निकाल दीजिए, सीमांत आय निकाल दीजिए, जिससे अभिप्राय है कि किसी क्षण विक्रय की गई वस्तु के सापेक्ष परिवर्तन की दर। अभी ज्यादा दिमाग ना लगाइएगा, केवल अभी हमने क्वेश्चन पढ़ा, अभी सारी चीजें यहाँ पे आपको क्लियर हो जाएंगी। अब देखिए एक एक चीज। क्वेश्चन नंबर 2,
लिखा है किसी उत्पाद की x इकाइयों को फॉर एनी प्रोडक्ट x यूनिट्स सेल्स एंड टोटल रेवेन्यू या टोटल इनकम रिप्रेजेंट बाई इक्वेशन एक दी है Rx इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 36x प्लस 5 वेयर x इक्वल टू 5। क्वेश्चन ने कहा फाइंड द मार्जिनल रेवेन्यू। फाइंड द मार्जिनल रेवेन्यू। यहां पर जो मार्जिनल रेवेन्यू है जिसको MR कहा गया, इसका मतलब क्या है? क्वेश्चन ने बात बता दी कि मार्जिनल रेवेन्यू से हमारा अभिप्राय है इट इज मीन्स बाय द मार्जिनल रेवेन्यू किसी क्षण विक्रय की गई वस्तु के सापेक्ष परिवर्तन की दर, मतलब जितनी भी चीज सेल की गई उसके सापेक्ष परिवर्तन की दर। ये चीज एस का मतलब है सेल की गई और यहां पर है परिवर्तन की दर मतलब टाइम। ये चीज दर, आपको पता है दर का मतलब होता है समय, समय के सापेक्ष किसी भी चीज में परिवर्तन होता है। अब जरा सभी लोग समझिए, जिसके पास बुक है वो अपनी बुक में देखता जाएगा, चीजों को समझता जाएगा, क्योंकि इसमें थोड़ी लैंग्वेज समझने में आपको दिक्कत हो सकती है, तो एक एक चीज को समझने का प्रयास करिए। लिखा है फॉर एनी प्रोडक्ट एक्स, किसी उत्पाद की एक्स इकाइयों के लिए कोई प्रोडक्ट है और उसके एक्स सामान बनके तैयार हुए, 100 200 300 400 मटेरियल बनके तैयार हुए, ठीक है। किसी उत्पाद की एक्स इकाइयों को विक्रय से प्राप्त, फिर उसको सेल किया गया। जब विक्रय किया गया तो आपको पता है जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ आपके पास इनकम आई होगी। अच्छा, उसने कहा कि विक्रय से प्राप्त कुल आय, जो आय है रुपए में, वो क्या है आपके पास? एक्स यूनिट सेल्स, वही एक्स जो आपके पास मटेरियल्स बने उनको आपने सेल किया, सेल्स एंड टोटल इनकम, और जो टोटल इनकम आपको मिली है, कुल आय मिली है, रिप्रेजेंट बाई Rx, और एक इक्वेशन से रिप्रेजेंट कर दिया गया, ठीक है। जितनी भी आपको आय मिली हो, सामान बेचने पे 1000 रुपए आए हो, 2000 आए हो, 2 लाख आए हो, इट डजंट मैटर, कोई मतलब नहीं। वेयर एक्स इक्वल टू 5, ये भी हमसे क्वेश्चन ने कहा। अभी तक ये बात हमको समझ में आ गई। कोई एक फैक्ट्री थी जहां पर कुछ उत्पाद बन रहे थे, 100 200 300, उनको बेचा गया, उससे आपको कुछ रकम मिली, वो रकम आपने अपनी जेब में रख ली, और वो रकम ये है, ये कहने का मतलब। अब आगे फाइंड द मार्जिनल रेवेन्यू, सीमांत आय। ये क्या है भैया? मार्जिनल रेवेन्यू। सवाल तो समझ लिया, लेकिन ये मार्जिनल रेवेन्यू क्या है? मार्जिनल रेवेन्यू जो है वो आपको बुक में दिया गया है कि ये सेल की गई वस्तु का या सेल से जो आपको आय मिली है उसका समय के सापेक्ष परिवर्तन है। मेरी बात को समझिए, जैसे आज किसी पेन की कीमत फैक्ट्री में 10 रुपए है, अब लॉकडाउन लग गया तो फैक्ट्री में जो पेन है, क्योंकि बच्चे पढ़ लिख रहे हैं नहीं इस समय, तो पेन की खपत मार्केट में कम हो गई। जब पेन की खपत मार्केट में कम हो गई तो कंपनी को अपने रेट को गिराना पड़ेगा समय के सापेक्ष। एक साल पहले जब कोरोना नहीं आया था तब वो पेन 10 रुपए का बिक रहा था, अब एक साल बाद जब कोरोना आ गया है वो पेन 8 रुपए में हो गया, मतलब समय के सापेक्ष, एक साल पहले एक साल बाद, यही है सीमांता। इसी को बोल दिया इन्होंने सीमांता। जो परिवर्तन हो रहा है, घट रहा हो बढ़ रहा हो ये हमको नहीं पता, कि पेन 10 का था 8 का होने लगा, या फिर हो सकता है कि कोरोना माल की शॉर्टेज हो गई हो, पेन 12 रुपए में भी मिलने लगा हो, ये भी तो हो सकती है कंडीशन, ठीक है। तो वही उन्होंने कहा कि मार्जिनल रेवेन्यू जो है उसको आपको ऐसे समझना है, सेल की गई वस्तु का समय के सापेक्ष परिवर्तन। तो हमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, सीमांत आय मतलब मार्जिनल रेवेन्यू का मतलब है ds अपॉन dt, जो भी आपको सेल करने पे इनकम मिली है। अब तुरंत आपने लिखा गिवन, हमारे पास लिखा है Rx, इन्होंने R से रिप्रेजेंट किया, तो आपने इसको कह दिया 3x स्क्वायर प्लस 36x प्लस 5। ये आपको रकम मिली है विक्रय करने पर। विक्रय का मतलब होता है सेलिंग, सेलिंग प्राइस या सेलिंग, ठीक है। अब हमको निकालना है मार्जिनल रेवेन्यू। मार्जिनल रेवेन्यू क्वेश्चन ने पहले ही बता दिया कि जो मार्जिनल रेवेन्यू है वो ds अपॉन dt के बराबर होगा, और ds को आपने यहां कह दिया सेलिंग को Rx से। s का मतलब देखिए Rx ही तो है, सेलिंग को s से रिप्रेजेंट किया था तो ये Rx हो गया। अच्छा, इसका मतलब क्या है? जो Rx है उसका डिफरेंशिएशन करिए भाई, इस लाइन का ये तो मतलब है Rx का डिफरेंशिएशन कर दीजिए t के सापेक्ष। तो तुरंत आपने लिखा डिफरेंशिएशन को अंदर भेज दिया सभी के पास, t के रिस्पेक्ट में, ऐसे
प्लस 36x dt ऑफ 36x प्लस dt ऑफ 5। अब जरा एक चीज और समझिए, सवाल में क्या कहीं पर भी आपसे ये बोला गया कि फाइंड द मार्जिनल रेवेन्यू, यहां पर टी लिखा है ना, समय के सापेक्ष, ठीक है, ये चीज आपको पता है। अब एक चीज और समझिए, यहां पर टी है, अगर हम डिफरेंशिएशन अंदर ले जाएंगे तो 3 बाहर आ जाएगा, एक्स स्क्वायर का 2x। क्या हमें कहीं सवाल में dx अपॉन dt दिया है क्या? कहीं भी नहीं दिया dx अपॉन dt। इसका मतलब है कि यहां पर जो t है वो उन्होंने x से रिप्रेजेंट किया है, x। मेरी बात को समझिएगा, ds अपॉन dx उन्होंने कह दिया, मतलब यहां पर जो सेलिंग प्राइस है वो उत्पादों के हिसाब से बता रहे हैं। मतलब एक साल पहले किसी फैक्ट्री से अगर 100 पेन बन रहे थे, बिक रहे थे, तो एक साल के बाद, कोरोना के बाद या कोरोना के पहले, अब उस पेन की खपत हो गई कम, 80 हो गई। इसका मतलब हमको यहां पर जो टाइम है उसको हटा करके प्रोडक्ट के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। ये चीज हमको कैसे पता चली? देखिए याद रखिए, कभी भी क्वेश्चन रटा नहीं जाता, चीजों को समझने का प्रयास करिए। सपोज आपने यहाँ टी लिया, जब आपने यहाँ टी लिया तो 3 को बाहर कर लिया, डिफरेंशिएशन में एक्स स्क्वायर का कर दिया 2x, लेकिन एक्स का कर रहे हैं टी के रिस्पेक्ट में, तो dx अपॉन dt। क्या सवाल में कहीं dx अपॉन dt आया है? पूरे क्वेश्चन में नहीं आया। इसका मतलब टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन भी नहीं होगा। डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में होगा? एक्स के रिस्पेक्ट में। तो आप यहां पर हर जगह एक्स कर दीजिए, क्योंकि वो समय को उत्पादों से जोड़ रहे हैं। ऐसे समझिए, 2020 में 100 पेन बिक रहे थे, 2021 में 90 पेन बिकने लगे। तो ये चीज देखिए, अब यहाँ पर चेंजमेंट कैसे आ रहा, हो तो समय के सापेक्ष रहा, लेकिन ये संख्या देखिए, संख्या में कमी आ रही है। तो यहां पर उत्पाद, क्योंकि क्वेश्चन ने कहा फॉर एनी प्रोडक्ट एक्स यूनिट, इसका मतलब एक्स यूनिट के हिसाब से हमको काम करना है। तो यहां पर हमने एक्स को नीचे लिया, एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। तो आप हर जगह यहां पर एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करिए। जिसको भी इस चीज में दिक्कत है वो हमसे पूछ सकता है निसंकोच। ds अपॉन dx इक्वल्स टू डी डी एक्स ऑफ आर एक्स। करिए जरा, 3 बाहर, एक्स स्क्वायर का हो गया 2x, प्लस 36 बाहर, x का हो जाएगा 1 और 5 कांस्टेंट वैल्यू उसका हो गया 0, डी डी एक्स ऑफ आर एक्स, और इसी को बोल दिया गया मार्जिनल रिवेन्यू mr। 3 2 जा 6x प्लस 36, मार्जिनल रेवेन्यू mr इक्वल्स टू 6 इंटू एक्स की वैल्यू देखिए क्वेश्चन में दी है, कहीं पे x इक्वल टू 5 दी है, 6 इंटू 5 प्लस 36, 6 5 जा 30, 30 में 36 जोड़ देंगे तो आपका आ जाएगा 66। यही आपका आंसर, 66 यूनिट या 66 रुपीज पर यूनिट। ऐसे ऐसे आप लिख लेंगे रुपीज, क्योंकि ऊपर आपने लिखा था रुपए और नीचे है यूनिट, तो रुपीज पर यूनिट ये चेंजमेंट आ रहा। मेरी बात फिर समझिए, जिसको नहीं समझ में आया मैं एक बार फिर समझा देता हूं। यहां जिन्होंने सीमांत आय बोला है ना, यहां पे बोला किसी क्षण विक्रय की गई वस्तु के सापेक्ष परिवर्तन की दर। जिसके पास बुक है वो जरा समझे क्या लिखा है। सीमांत आय मतलब मार्जिनल रेवेन्यू जो है, से हमारा अभिप्राय है, इसका मतलब जो मार्जिनल रेवेन्यू है उसको ये बताते हैं विक्रय की गई वस्तु, सेलिंग प्राइस ऑफ दैट थिंग्स टू रिस्पेक्ट टू द वस्तु के सापेक्ष परिवर्तन की दर। देखिए यहां बोला उसने वस्तु के सापेक्ष परिवर्तन की दर, मतलब 100 पेन आपने बेचे, 90 बेचने लगे तो आपके पास 10 का डिफरेंस आने लगा। तो यही मार्जिनल रेवेन्यू उन्होंने कह दिया, जितनी हमारे पास इनकम आई है उसका माल के हिसाब से एक्स, जितने भी पेन आपने बेचे हैं उसके हिसाब से परिवर्तन चाहता है, इसीलिए मैंने एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर दिया और आपके पास 66 रुपए प्रति यूनिट का चेंजमेंट आ गया। और ये पॉजिटिव, ये ऐसे इंक्रीजिंग हो रहा। देख लीजिए, किसी को कोई भी डाउट है किसी भी तरीके का पूछ सकता है निसंकोच, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए, सभी को समझ आ गया है?
नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कण सरल रेखा में, पहले हिंदी वाले समझ ले क्वेश्चन नंबर 3। एक कण सरल रेखा में इस प्रकार गतिशील है, अ पार्टिकल इज मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन, अ पार्टिकल इज मूविंग इन स्ट्रेट लाइन सो दैट, इस प्रकार से है कि t सेकेंड पश्चात, आफ्टर t सेकेंड, आफ्टर t सेकेंड इट्स पोजीशन represented by a given by x equal to 3t plus cos 3t, दिखाइए कि इसका वेग, सो दैट, आपको ये क्वेश्चन प्रूव करके लाना है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सो दैट, दिखाइए कि इसका वेग तथा त्वरण दोनों एक साथ शून्य होंगे, सो दैट इट्स एक्सेलरेशन and velocity both are zero at any instant। ये क्वेश्चन था, सभी लोग ध्यान से समझिए। अ पार्टिकल इज मूविंग इन स्ट्रेट लाइन, मतलब एक कण है जो एक सरल रेखा में गतिमान है, हिंदी इंग्लिश दोनों समझते चले। अ पार्टिकल इज मूविंग इन स्ट्रेट लाइन, एक कण जो सरल रेखा में गतिमान है, उसकी स्थिति t समय पश्चात क्या हो जाती है, x इक्वल टू 3t प्लस कॉस 3t। स्थिति का मतलब है कि अभी अगर कोई कण, मतलब पार्टिकल यहां पर है, t सेकंड के पश्चात यहां पर आ गया, मतलब उसने डिस्टेंस ट्रेवल करी, यही तो है इस बात का मतलब, ठीक है। सो दैट आपको ये दिखाना है इट्स एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटी बोथ आर जीरो, इसका एक्सेलरेशन और वेलोसिटी दोनों ही जीरो हो जाए। तो इसके लिए थोड़ा सा आपको फिजिक्स का नॉलेज होना चाहिए। सबसे पहली बात करेंगे वेलोसिटी की, क्योंकि वेलोसिटी के बाद आता है एक्सेलरेशन। द रेट ऑफ चेंज इन इट्स वेलोसिटी नोन एज एक्सेलरेशन। आपको पता है वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। अभी सबसे पहला काम हमारा वही है जो आपने हमेशा किया है, पहले गिवन वाली वैल्यू लिखिए। क्या लिखा है, पोजीशन, इसकी पोजीशन है आफ्टर t सेकेंड, मतलब समय के सापेक्ष इसकी जो स्थिति है वो बदल गई है। पोजीशन आफ्टर t सेकेंड, x इक्वल टू 3t प्लस कॉस 3t, स्थिति। और एक चीज समझिए, स्थिति का मतलब यहाँ पर डिस्टेंस से है, क्यों, क्योंकि एक पार्टिकल यहाँ पर है, ये मूव कर रहा है और t सेकंड के पश्चात यहाँ पर पहुंच गया, इसका मतलब यहां से लेके यहां तक अब इसकी स्थिति में जो भी चेंजमेंट आया है वो उसकी डिस्टेंस ट्रेवल्ड की वजह से आया है, कि उसने कुछ ना कुछ दूरी तय करी है, ठीक है। अब सबसे पहली बात, और कुछ दिया बस, और कुछ क्वेश्चन में हमको नहीं दिया। हमको क्या लाना है शो करके, टू प्रूव, हम लोगों को प्रूव करके लाना है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन को आप कहते हैं dv बाई dt से, एक्सेलरेशन a, और वेलोसिटी को आप कहते हैं dx बाई dt से। ये भी आपको पता है, वेलोसिटी डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन अ गिवन टाइम इंटरवल नोन एज वेलोसिटी, dx अपॉन dt। ये है हमारे पास वेलोसिटी भी, ये दोनों ही साथ में क्या हो जाए, जीरो हो जाए, बोथ आर जीरो एट एनी इंस्टेंट। ये हमको बताना है कि क्या किसी एक दिए गए समय पर दोनों जीरो होंगे, ये बात लानी प्रूव करके। फिर से समझ लीजिए एक बार आसानी से, रिलैक्स माइंड से। पोजीशन दी है, मतलब इसकी डिस्टेंस ट्रेवल एक तरीके से आप कह सकते हैं ये दी है, और हमको ये एक्सेलरेशन और वेलोसिटी दोनों को जीरो दिखाना है एट एनी इंस्टेंट, मतलब कोई एक ऐसा समय होगा जिस समय पर इसकी वेलोसिटी भी जीरो होगी, ये वेलोसिटी भी जीरो होगी और एक्सेलरेशन भी जीरो होगा। वो समय क्या होगा इसके बारे में हमको बात करनी, देखते हैं। शुरू करिए सॉल्यूशन। सबसे पहली बात, वेलोसिटी क्या है, आपने फिजिक्स में पढ़ रखा है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन अ गिवन टाइम इंटरवल इज नोन एज वेलोसिटी, dx अपॉन dt इज इक्वल्स टू v, यही हमारी वेलोसिटी होती है। देखिए
जब ये वेलोसिटी है तो इसका मतलब हमको x का डिफरेंशिएशन, देखिए t के रिस्पेक्ट में x का डिफरेंशिएशन करना है। ये बात हमको फिजिक्स बता देती है और ये बात आपको अच्छे से पता भी है कि वेलोसिटी डिस्टेंस ट्रेवल इन अ गिवन टाइम इंटरवल, खत्म। तो आपको जो x दिया है इसका डिफरेंशिएशन करना है t के रिस्पेक्ट में। करिए जरा, जैसे आप डिफरेंशिएशन करेंगे तो ऐसे आप लिख लीजिए, ये जो इक्वेशन लिखी है x इक्वल टू 3t प्लस कॉस 3t, यहां पर लिखिए डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी, टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करिए और वेलोसिटी को बता दीजिए क्या आएगा, ऐसा कुछ। डिफरेंशिएशन करने चले 3t से 3 बाहर, t का हो गया 1, क्यों? क्योंकि t के रिस्पेक्ट में ही t का कर रहे हैं, देखिए t के रिस्पेक्ट में t का, प्लस डी डी टी ऑफ कॉस 3t dx अपॉन डी टी इज इक्वल्स टू 3, ये 1 हो जाएगा। cos 3t का माइनस का sin 3t होगा, लेकिन 3t का दोबारा करेंगे तो 3t से हो जाएगा 3 बाहर। इस चीज में शायद किसी को कोई दिक्कत नहीं है, देखिए 3 बाहर, t का हो गया 1, cos 3t का माइनस का sin 3t, लेकिन 3t का करेंगे तो 3 बाहर। ये हमारे पास आ गया वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या होनी चाहिए? बोथ आर जीरो एट एनी इंस्टेंट, मतलब किसी एक दिए गए समय पर एट एनी इंस्टेंट बोथ आर जीरो, वेलोसिटी भी जीरो हो उसी समय पर और उसी समय पर एक्सेलरेशन भी जीरो। यही तो क्वेश्चन कह रहा है। देखिए सबसे पहले हम वेलोसिटी को अगर जीरो करें, अगर वेलोसिटी जीरो है तो हमको क्या मिलेगा? इफ वेलोसिटी जीरो, तो आप क्या करेंगे, जो हमारी वेलोसिटी आई है 3 माइनस 3 साइन 3t, इसको आप जीरो के इक्वल कर दीजिए। ये 3 उस तरफ चला जाएगा तो क्या आ जाएगा? 3 साइन 3t इज इक्वल टू 3, 3 से 3 एलिमिनेट, क्या आएगा? साइन 3t इक्वल टू 1, यही तो आएगा साइन 3t इक्वल टू 1। अब एक चीज और बताइए, क्या आपको ये बात पता है कि साइन में 1 वैल्यू किसकी होती है? बहुत आसान से समझिए, 3 माइनस 3 साइन टी इक्वल टू 0, क्यों? क्योंकि ये जो वेलोसिटी आई इसको हमने जीरो किया और ये क्वेश्चन ने कहा था इसने हमने कर दिया जीरो के इक्वल। ये 3 उस तरफ चला गया तो पॉजिटिव हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, साइन 3t इक्वल्स टू 1 हो गया। अब आप ये बताइए यहां पर कि जब साइन 3t 1 के इक्वल आ गया है तो साइन में 1 किसकी वैल्यू होती है? हमको अच्छे से पता है कि साइन 90 की वैल्यू होती है 1। साइन से साइन एलिमिनेट हो जाएगा, 3t इक्वल टू पाई बाई 2 आएगा, आप कहेंगे टाइम पाई बाई 6। मतलब इस बात का क्या मतलब है, ये जो हमने निकाला t इक्वल टू पाई बाई 6, मतलब पाई बाई 6 पर वेलोसिटी जीरो आ गई है, ये बात हमने क्लियर कर दी। अब जरा एक्सेलरेशन के लिए चेक करिए कि क्या पाई बाई 6 पर एक्सेलरेशन भी जीरो है, और अगर जीरो है तो दी गई बात प्रूव हो जाएगी कि बोथ आर जीरो एट एनी इंस्टेंट, किसी एक ही क्षण पर ये दोनों बातें जीरो हो जाएं। तो हमने वेलोसिटी को तो जीरो कर दिया, और करने का तरीका, ये फॉर्मूला हमको पता होता है कि रेट ऑफ चेंज या डिस्टेंस ट्रेवल इन अ गिवन टाइम इंटरवल इज नोन एज वेलोसिटी। तो हमने इसका डिफरेंशिएशन किया, डिफरेंशिएशन किसका? इक्वेशन का, करते चले गए। इफ वेलोसिटी जीरो, अगर वेलोसिटी जीरो है तो 3 माइनस 3 साइन टी जीरो के इक्वल, साइन 3t इज इक्वल्स टू 1, t की वैल्यू आ गई पाई बाई 6। इसको देख लीजिए, फिर आगे एक्सेलरेशन के लिए काम करते हैं। जल्दी से देखिए, चलिए आ गया है। अब देखिए एक्सेलरेशन के लिए काम करने जा रहे हैं। जब हम एक्सेलरेशन के लिए करेंगे तो हमें बस यही सारी चीजों को दोबारा से कर देना है एक बार। देखिए आपको पता है एक्सेलरेशन का मतलब है द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यही तो था एक्सेलरेशन, मतलब वेलोसिटी में चेंजमेंट। अभी हम लोगों ने जो निकाला था वेलोसिटी की इक्वेशन, वो क्या निकली थी? v इक्वल टू, ये निकली थी कुछ, यही तो निकली थी डिफरेंशिएशन के बाद, v वेलोसिटी, वेलोसिटी इक्वल टू 3 माइनस 3 साइन टी, जिसको आपने ऐसे निकाला था dx अपॉन dt से। ये हमारी इक्वेशन नंबर फर्स्ट के भी पीछे हम निकाल चुके थे इस बात को, ठीक है? समझते चलिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो एक्सेलरेशन की परिभाषा क्या होती है? द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, मतलब वेलोसिटी में भी चेंजमेंट हो जाए टाइम के रिस्पेक्ट में, तब भी एक्सेलरेशन बन जाएगा। अभी आपने देखा वेलोसिटी की इक्वेशन तो ये है,
3 माइनस 3 साइन 3t, और हमको ये निकालना है तो क्या करेंगे, फिर से एक बार आप करेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t। और किसका डिफरेंशिएशन, अब की बार वेलोसिटी का, क्योंकि ये हमको फॉर्मूला बताता है dv बाई dt। तो करिए जरा, क्या मिलेगा, dv बाई dt इज इक्वल टू, फिर से करिए डिफरेंशिएशन, 3 का हो गया 0 माइनस 3 बाहर, साइन 3t का अब की बार हो जाएगा cos 3t, लेकिन 3t का दोबारा करेंगे तो 3t से हो गया 3 बाहर। ये सब डिफरेंशिएशन में आप लोग अच्छे से पढ़ चुके हैं। इसके बाद देखिए, अब ये हमारे पास क्या आ गया, एसेलरेशन। अब यहां पे आप लिखेंगे इफ एसेलरेशन इज जीरो। अगर एसेलरेशन जीरो है तो वो समय जरा निकालिए क्या आ रहा है जीरो। देखिए इसको आपने किया 0 माइनस 3 कॉस 3t, और यहाँ पर 3 3 9 कर लीजिए, क्योंकि ये 3 3 9 हो जाएगा। 0 माइनस 9 कॉस 3t इज इक्वल्स टू 0। इसको अगर आप देखेंगे तो क्या मिलेगा, 9 कॉस 3t इज इक्वल्स टू 0। आपको पता है कि कॉस में जीरो वैल्यू किसकी होती है, कॉस 90 की वैल्यू होती है, और ये 9 खत्म होकर जीरो के पास चला जाएगा। मेरी बात समझने का प्रयास करिए, माइनस 9 कॉस 3t जीरो के इक्वल था, ये 9 भी जीरो के पास चला गया, कॉस 3t इक्वल टू जीरो, कॉस 3t इक्वल टू कॉस पाई बाई 2। क्यों, क्योंकि कॉस में जीरो वैल्यू कॉस 90 की होती है। कॉस से कॉस आप एलिमिनेट कर देंगे, जैसे ही कॉस से कॉस आप एलिमिनेट करेंगे आपको मिलेगा 3t इज इक्वल्स टू पाई बाई 2। तो t की वैल्यू क्या मिलेगी, 3 नीचे चला गया, आ गया पाई बाई 6। आपने देखा कि वेलोसिटी कहां पर जीरो हो रही थी, t इक्वल टू पाई बाई 6 पर, और एसेलरेशन कहां पर जीरो हो रहा है, t इक्वल टू पाई बाई 6 पर। इसका मतलब हेंस वेलोसिटी एंड एसेलरेशन, वेलोसिटी का मतलब वेग और एसेलरेशन का मतलब त्वरण, अतः वेग व त्वरण t इक्वल टू पाई बाई 6 पर एक साथ शून्य होंगे, ऐसे। Hence velocity and acceleration at t equals to pi by 6 will be 0. Hence velocity and acceleration will be 0 at t equals to pi by 6. हिंदी इंग्लिश वाले अपना मैनेज करके लिख लेंगे, यहां केवल हम समझने के लिए आए तो समझ लीजिए। ऐसे आप लिखेंगे, अतः वेग व त्वरण t बराबर पाई बाय 6 पर एक साथ शून्य होंगे। और इंग्लिश मीडियम वाले ऐसे लिख लेंगे, हेंस द वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन विल बी 0 एट t इक्वल्स टू पाई बाय 6। देख लीजिए, किसी कोई दिक्कत तो पूछ लीजिए। चलिए, सभी को समझ आ गया है, किसी को कोई दिक्कत हो तो पूछ सकता है, नहीं तो रद्द कर दें। आ गया होगा, कोई बहुत कठिन चीज नहीं है, बहुत आसान से हो रहा है। देखिए अगला क्वेश्चन, अ लैडर 13 सेंटीमीटर, पहले तो इंग्लिश हिंदी वाले पहले समझे, लिखा है एक 13 मीटर लंबी सीढ़ी, मतलब एक सीढ़ी है हमारे पास जो दीवार के सहारे झुकी है। ऐसे है कुछ, एक सीढ़ी है आपके पास, वो दीवार के सहारे झुकी है, ऐसे 13 सेंटीमीटर है तो आपने इसको कर दिया 13 सेंटीमीटर। जो जो क्वेश्चन कहता जा रहा है उस हिसाब से हम यहाँ पर फिगर बनाते जा रहे हैं। जैसे ही आपने फिगर बनाया, आपको कुछ हाइट एंड डिस्टेंस की याद आ रही होगी, वहां पर हम यही करते थे, जो जो क्वेश्चन कहता जाता था उतना काम हम करते जाते थे। तो कहा गया एक 13 मीटर लंबी सीढ़ी दीवार के सहारे झुकी है। ठीक है, देखिए 13 सेंटीमीटर लंबी सीढ़ी दीवार के सहारे स्लोप फॉर्म में झुकी है। सीढ़ी का नीचे का सिरा, ये जो नीचे का सिरा जमीन के अनुदिश इन द डायरेक्शन ऑफ इन द डायरेक्शन ऑफ इट्स फुट,
मतलब जमीन के अनुदिश 4 मीटर पर सेकंड की दर से जमीन से दूर खींचा जा रहा। मेरी बात समझिए हिंदी वाले, लिखा है जमीन के अनुदिश के नीचे वाला सिरा, जमीन यहीं पे तो होगी, ये हमारा फ्लोर है, तो इसको जमीन के अनुदिश ऐसे खींचेंगे। जैसे मान लो कोई सीढ़ी लगी और इस सीढ़ी को आप नीचे से पकड़ के ऐसे खींच लें, और जब जैसे ही आप इसको ऐसे खींचेंगे, जाहिर सी बात ये तुरंत नीचे आ जाएगा। अगर आपने सीढ़ी को इस डायरेक्शन में खींचा तो ये जो सीढ़ी है तुरंत आकर के नीचे आ जाएगी, और कहां पर रुकेगी पता नहीं, हो सकता है कि जो भी चढ़ा हो नीचे गिर जाए, ये भी हो सकता है। तो अभी फिलहाल हमें ये नहीं सोचना है, आपको ये पता करना है कि ये जो नीचे सीढ़ी का जो नीचे वाला सिरा है, इसको आपने पीछे की तरफ खींचा तो तुरंत सीढ़ी ऊपर से नीचे की तरफ गिरेगी। ठीक है, ये बात उसने कही। कह रहा 4 मीटर पर सेकंड की दर से जमीन से दूर खींचा जा रहा। कौन खींचा जा रहा? इसका नीचे वाला सिरा। तो अगर हम इसको एक्स लेट कर लें और इसको वाई लेट कर लें, अभी इतनी बात समझिएगा। ये क्वेश्चन ने कहा कि जब इसको पावे को, मतलब जो पावा है इसका, इसको पकड़ के जब आप पीछे खींचेंगे, तो क्वेश्चन ने कहा कि ये जो एक्स है वो किस रेट से पीछे खींच रहा है? dx अपॉन dt। ये सवाल ने कहा, हमने नहीं कहा। कह रहा जमीन के अनुदिश 4 मीटर पर सेकंड की दर से, तो 4 मीटर पर सेकंड की दर से ये खींच रहा है, और इसको हमने ऐसे खींच दिया। ये सवाल ने कहा था dx अपॉन dt। एक्स क्यों? क्योंकि नीचे वाले खींच रहे हैं, इसलिए dx अपॉन dt। 4 बोल रहा था तो रख दिया। अब आगे, दीवार पर इसकी ऊंचाई घटने की दर ज्ञात करिए। पहले ये सीढ़ी मान लो 10 की ऊंचाई पर टिकी थी, जैसे ही आपने नीचे से पकड़ के इसको खींचा, अब ये सीढ़ी आके यहां पर टिक गई, तो इसका मतलब अभी इसकी ऊंचाई भी घट गई होगी। वही क्वेश्चन कह रहा है कि उसकी ऊंचाई के घटने की दर ज्ञात कीजिए। दीवार पर इसकी ऊंचाई घटने की दर ज्ञात करिए, ये कह रहा है। ऊंचाई क्या थी इसकी? y थी, तो आपने इसको कह दिया dy बाई dt। ये क्वेश्चन कह रहा है आप पता करके बता दो, क्वेश्चन मार्क जो मैंने लिख दिया है, dy बाई dt। ठीक है, ओके। जबकि सीढ़ी का नीचे का सिरा दीवार से 5 मीटर दूर है, जबकि ये जो है ये 5 की डिस्टेंस पर है। ये भी क्वेश्चन है का, पढ़ते जाइए एक एक लाइन। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और उसमें दिमाग लगता है, और आराम से पढ़ते जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। समझने का प्रयास करिए प्रैक्टिकली। उसने कहा फिर आगे कि सीढ़ी का नीचे का सिरा 5 सेंटीमीटर दूर है, मतलब ये भी उसने दे दिया x बराबर 5 सेंटीमीटर। ये बात तो अभी हमने फिगर में बना दी। अब जरा क्वेश्चन लिख रहे हैं उसको देखिए। क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या थी, जल्दी देख लीजिए एक बार, लिख देते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, अ लैडर 13 सेंटीमीटर लॉन्ग लीनिंग अगेंस्ट अ वॉल leaning against a wall, the bottom of the ladder is pulled, the bottom of the ladder is pulled away at rate 4 meter per second so that find the rate of decrease in height of ladder, height of ladder या height of wall, ये ऐसे लिखिए क्योंकि सीढ़ी वॉल पे टंगी हो, मतलब टिकी होगी। फाइंड द रेट ऑफ डिक्रीज इन द हाइट ऑफ वॉल if ladder is placed at 5 centimeter from the foot of wall। ये आपसे क्वेश्चन ने कहा, ध्यान से समझिए। सीढ़ी 13 सेंटीमीटर लंबी है, लीडिंग अगेंस्ट अ वॉल, दीवार के सहारे टिकी है। उसने कहा द बॉटम ऑफ लैडर इज पुल्ड अवे, उसको नीचे से पकड़ के खींच दिया गया एट द रेट 4 मीटर पर सेकेंड। ओके, सो फाइंड द रेट ऑफ डिक्रीज इन द हाइट ऑफ द वॉल, मतलब इसको हमें बताना है कि किस रेट से ये इसकी हाइट घट रही है सीढ़ी की। इफ लैडर इज प्लेस्ड एट 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द फुट ऑफ द वॉल, अगर ये सीढ़ी 5 सेंटीमीटर पर रखी, तो फिगर आपके सामने, क्वेश्चन आपके सामने करना शुरू कर रहे हैं। देखिए जो गिवन है वो सारी बातें आपको मैंने फिगर में लिख दी, तो अब की गिवन लिखने की कोई जरूरत नहीं, सॉल्यूशन करते हैं सीधे। देखिए सबसे पहली बात,
क्या निकालना है? y निकालना है। दिया क्या है? x के लिए दिया है और ये 13 भी दिया। इसका मतलब 13y और x तीनों में रिलेशन तो बनेगा ही बनेगा। सबसे पहला पॉइंट आपके दिमाग में ये क्लिक करना चाहिए। क्यों? क्योंकि 90 डिग्री का ट्रायंगल है और आपको पता है कि जब भी कोई समकोण त्रिभुज होता है इन राइट एंगल ट्रायंगल वी हैव टू अप्लाई द पाइथागोरस थ्योरम। तो हमको पाइथागोरस थ्योरम लगानी पड़ती है। देखिए, तो बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, जैसे ही आप पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, पाइथागोरस थ्योरम के द्वारा आपको पता है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ये होता है। इसको आप ये भी कह सकते हैं हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ये हमारा हाइपोटेनियस होता है जिसको h कहते हैं, ये परपेंडिकुलर इसको p से रिप्रेजेंट करते हैं, ये बेस है इसको b से रिप्रेजेंट करते हैं। हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर एंड बेस सभी जानते हैं। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। इसके बाद देखिए 13 का स्क्वायर हो गया 169, वाई स्क्वायर एज इट इज रखिए, एक्स स्क्वायर भी एज इट इज रखिए। हमको पता क्या है? dx अपॉन dt। तो अगर हम यहाँ पे वाई स्क्वायर की वैल्यू निकाल लें, मेरी बात को समझिएगा, जो पता करना है हमको, क्या पता करना है? वाई तो पता करना है भाई, रेट ऑफ डिक्रीज इन हाइट। तो हाइट क्या है? वाई, मतलब वाई पता करना है, तो वाई को आप निकाल लीजिए। क्या निकालेंगे आप? वाई स्क्वायर को रोका, क्या मिलेगा? 169 माइनस एक्स स्क्वायर। वाई की वैल्यू अंडर रूट 169 माइनस एक्स स्क्वायर। इतनी चीज में किसी बच्चे को कोई भी दिक्कत हो तो पहले निसंकोच हमसे पूछ ले। वाई क्यों निकाला? क्योंकि भैया हमको रेट ऑफ चेंज इन वाई तो चाहिए, तो वाई हमारे लिए। हाँ बताओ, कौन बच्चा था? वहाँ पे x बराबर 5 रख सकते हैं, वहाँ पे x बराबर 5 रख सकते हैं पहले। नहीं, अभी डायरेक्टली नहीं रखेंगे क्योंकि अभी रेट ऑफ चेंज लिखा है ना, dx अपॉन dt। अभी रखेंगे x5, बिल्कुल रखेंगे, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन पहले इसका डिफरेंशिएशन तो निकालें, क्योंकि हमको क्या निकालना है? रेट ऑफ चेंज इन y। अगर सिंपल y निकालना होता तो यहाँ x रख दो। पाइथागोरस थ्योरम 13, 12, 5 का ट्राई होता, आपको पता है 13, 12 और 5 का ट्राई होता। अगर ये 13 दिया, ये 5 है, तो जाहिर सी बात है इसको 12 होना ही पड़ेगा। लेकिन यहां पर डिफरेंशिएशन करना है ना, रेट ऑफ चेंज। पहले एक्स का डिफरेंशिएशन तो करो, बाद में वैल्यू रखेंगे, क्योंकि फिर इस टर्म का कहीं यूज ही नहीं होगा। मेरी बात शायद समझ में आ गई होगी, इसलिए देखते जाइए। अब हम करेंगे डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टी, समय के सापेक्ष। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी करिए जरा। y का डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा? डी डी टी ऑफ y, ऐसे। यहां पर डिफरेंशिएशन करेंगे तो आपको पता है रूट वाली चीज को हम लोग ऐसे लिखते हैं 169 माइनस एक्स स्क्वायर टू दी होल पावर 1/2, यही तो लिखते थे। करिए जरा, क्या होता है? पावर आगे और एक कम, तो एक कम कर दिया, -1/2 हो गया। लेकिन अंदर वाले का फिर से करना पड़ेगा, 169 माइनस एक्स स्क्वायर का, तो 169 का 0 और एक्स स्क्वायर का -2x। लेकिन मेरी बात समझिए, डिफरेंशिएशन का ही खेल है। इसका तो पहले x की पावर n वाले से कर लिया, पावर आएंगे एक कम, ओके, अंदर वाले को x के तरीके माना था, फिर से कर दिया। लेकिन यहाँ डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं? t के रिस्पेक्ट में। और यहाँ हम कर किसके लिए दे रहे हैं? x के लिए। इसका मतलब x का एक बार हमें और करना पड़ेगा t के रिस्पेक्ट में। क्यों करना पड़ा? आपको पता है कि हम लोग यहाँ डिफरेंशिएशन कर रहे हैं टी के रिस्पेक्ट में, जबकि इक्वेशन दी है यहाँ पर वाई और एक्स के लिए। मेरी बात समझ में आ गई? किसी कोई दिक्कत हो तो पूछ सकता है निसंकोच। देखिए डीवाई बाई डी टी, यही तो निकालना था, डीवाई बाई डी टी। हाँ, काम अपना आसान हो गया, डीवाई बाई डी टी को हम निकाल लेंगे। अब देखिए इस 2 से ये 2 एलिमिनेट हो जाएगा, हो गया। अब बस वैल्यू रखते चले जाइए। अब यहाँ पर हम वैल्यू रख रहे हैं, मेरे साथ साथ आप लोग वैल्यू रखिए। क्या आएगा? देखिए 169 माइनस एक्स स्क्वायर, तो 169 माइनस एक्स, एक्स की वैल्यू क्या दी है क्वेश्चन में? 5। तो आप रखिए एक्स की जगह 5, 5 का स्क्वायर 25, पावर -2 लगी थी, हमने भी लगा दिया। इसके आगे रखते चले जा रहे हैं बस। 169 एक्स की वैल्यू 5, तो 5 का स्क्वायर टू दी होल पावर -1/2 इंटू माइनस का एक्स, तो फिर से एक बार 5 इंटू dx अपॉन dt। देखिए dx अपॉन dt क्या दिया है क्वेश्चन में? 4 दिया है, तो फिर से आपने रख दिया 4। कुछ नहीं किया, कोई भी चीज कठिन नहीं है, बस आप लोग एक बार ध्यान समझ लीजिए, बस ऐसे फॉर्मेट चल रहा है क्वेश्चन का। 169 माइनस 25 क्या होगा? इसी के आगे देखिए,
169 में 25 घटाएंगे तो आएगा 144, 144। और आपको पता है 144 का स्क्वायर रूट होता है 12, 12 भी तो आएगा भैया। 169 में 25 माइनस करिए, क्या आएगा? 144 आएगा। लिखा है 1/2, लेकिन माइनस का तो प्लस बनाएंगे तो हो गया 1/12। ये बात जिसको नहीं आई वो पूछ सकता है, कोई शर्माए ना कि हम इतनी छोटी चीज पूछ रहे हैं, कौन क्या सोचेगा। कोई कुछ नहीं सोचता है, आप अपने को ध्यान रखो बस। 169 माइनस 25 मतलब हो गया 144, पावर माइनस उसको प्लस बनाने के लिए नीचे भेजा तो हो गया 12, ठीक है। और -5 4 जा आपके पास 20 पहले से रखा है। फाइनली अगर इसको आप लिखेंगे तो कितना आएगा? 5 4 से कट कर दीजिए, 4 5 जा 20 और 4 3 जा 12, -5/3। तो फाइनल आंसर आ गया हमारा dy/dt किस रेट से घटेगा? इसको ऐसे ऐसे आप सॉल्व करते चले गए, यहाँ पर वैल्यू पुटअप कर दी, -5/3 कर दिया होगा सेकंड। देख लीजिए, किसी को कोई दिक्कत हो तो पूछ लीजिए। 5/3 मीटर पर सेकंड। किसी को दिक्कत हो तो पूछ लीजिए निसंकोच। आपके सामने क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 5 नंबर का। ये 5 नंबर का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है सीबीएसई वालों के लिए भी और यूपी बोर्ड वालों के लिए। ये क्वेश्चन आता है कभी भी, अगर इस चैप्टर से ये क्वेश्चन आएगा तो ये मान लीजिए इस क्वेश्चन के आने की प्रोबेबिलिटी श्योर है, ये आएगा जरूर। देख लीजिए, किसी को अगर कोई क्वेश्चन ना समझ में आया निसंकोच पूछ लीजिए। चलिए, सभी को समझ आ गया है? आप लोग इतने क्वेश्चंस लगाइएगा और मन से इसको लगाइए। जितने भी क्वेश्चन यहाँ बताए गए पहले तो इनको लगाइए, फिर इसके बाद इसी तरीके के क्वेश्चन खुद से ढूंढिए कि क्या हम लगा पा रहे हैं। अगर आप उनको लगा पाते हैं दी बेस्ट, नहीं तो आप हमसे पूछिए, लेकिन मेहनत जरूर करें। वी विल मीट टुमारो एट द सेम टाइम। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू ज्वाइन।